हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जोहार। मैं घनश्याम, पूनम एकेडमी का शिक्षा मंच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं जेटेट, जो कि झारखंड टेट से रिलेटेड सीडीपी का जो क्वेश्चन पूछने वाला है, जिससे जो 30 क्वेश्चन जो जहाँ से पूछने वाले हैं उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सेट के तरह इसको लेते हैं। आप इसका आंसर भी देते चलिएगा, ताकि इससे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और आपका जो तैयारी क्या लेवल है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है जो कि है सीडीपी से है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो पियाजे का जो संज्ञानात्मक अवस्था में जो 4 अवस्था दिया था, जिसमें से बच्चा है जो वस्तु को छू करके और उसको अनुभव के हिसाब से जो छूता था, सो अगर वह किसी पे, अगर मान लीजिए कि हम उसको कोई भी वस्तु एक बार देख लिया, उसको हम अगर बेड के नीचे या तो फिर तकिया के नीचे छुपा देते हैं, तो वो उस वस्तु को वापस से वो खोज के वापस निकाल देगा। तो उसको हम कौन सा अवस्था कहते हैं। तो पहली बात हम लोग जानते हैं कि जो पियाजे साहब थे, जीन पियाजे, वो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें से इन्होंने कितने स्तर पे दिया था, तो 4 स्तर पे दिया था। उसको क्या क्या कहते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन में दिया गया है, ये चारों स्तर उनका, यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदी अवस्था, मूर्त अवस्था और औपचारिक अवस्था। तो ये 4 अवस्था है जो कि जीन पियाजे के अनुसार दिया गया था। तो जिसमें से हम लोग देखते हैं, तो हम लोग का जो क्या बोला गया है, यानी कौन सा अवस्था में बच्चा जो है जो वस्तु को छू करके और उसको अगर एक बार देख लिया और कहीं छुपा दिया तो उसको खोज के वापस वो निकाल देगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के नाम से उसको जानते हैं। यानी कि इसका हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने से बड़ों की सहायता से जो कार्य कर सकते हैं और जो स्वयं कर सकते हैं, उनके बीच में अंतर, यानी कि जो बच्चे हैं जो किसी बड़ों की सहायता से कार्य कर सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं, उनके बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या मचान कहते हैं, यानी कि सहायता कहते हैं, नहीं। आत्मसात्मीकरण, यानी खुद में वो एक करते हैं, तो नहीं। तो क्या संतुलन बनाए रखते हैं, तो नहीं। तो इसका हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वाइगोस्की भी क्या थे, उन्होंने भी क्या दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत थी, उन्होंने भी दिया था। बस पियाजे और वाइगोस्की दोनों लगभग लगभग सेम ही चीज़ दिए थे, बस थोड़ा सा एक का कहना था कि भाषा के बारे में ही दोनों का मत था। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि डिसलेक्सिया, यानी जैसे कि जो शिक्षा विकार होता है, तो उसमें से कुछ कुछ विकार होता है, जैसे डिसलेक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है। तो इस तरह का अलग अलग शिक्षा से रिलेटेड विकार होता है, जिससे उसमें जो बच्चा है प्रभावित होता है। तो अगर डिसकैलकुलिया रहेगा तो उसमें बच्चा जो है कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज़ को अगर वो गणना करता है ना, कि 4 को 5 बोल देगा, 5 को 6 बोल देगा, 2 + 4 करना रहेगा तो वो 8 बोल देगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया है, तो डिसलेक्सिया पूछा गया। तो डिसलेक्सिया हम लोग कौन सा विकार कहते हैं, यानी इसमें से हम लोग को क्या ऐसा है जिससे डिसलेक्सिया हो सकता है। तो इसमें जो पढ़ने वाला जो विकार है, यानी बच्चा पढ़ नहीं पाएगा सही से, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो जो लिखने से हो गया तो उसको ग्राफ से रिलेटेड जाएगा, तो डिस्ग्राफिया हो गया। इस तरह से आगे भी है, जो आगे भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको डील करके उस समय आपको वो भी चीज़ बता दिया जाएगा। तो आप एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से ध्यान से सुनते रहिए, ताकि आपका काफ़ी अच्छे तरीके से आपका जो तैयारी है बेहतर हो सकता है, और आप जेटेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, और आप भी एक झारखंड में शिक्षा बनने का योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षक बनने का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखते हैं कोहलबर्ग दिया हुआ था। कोहलबर्ग हम लोग ये चीज़ जानते हैं, कोहलबर्ग कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो कोहलबर्ग के अनुसार, जो कोहलबर्ग के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना शिक्षा का जो सिद्धांत दिया था उसमें जो है बच्चा दंड मतलब कि कोई कुछ गलती करता है तो वो जो कोई अगर उसको दंड देना चाहता है तो उससे बचने के लिए बच्चा क्या करता है, तो बचने के लिए क्या करता है, तो वो कौन सा स्तर पे वो रहता है उस चीज़ को, मतलब कहने का मतलब है कि वो कौन सा स्तर पे उस चीज़ को करता है ना दंड से बचने के लिए। तो अगर कोई गलती किया है, मान लीजिए बच्चा कोई पानी गिरा दिया है और दंड से बचने के लिए कहाँ गया, भाग गया, या तो फिर वो झूठ बोल रहा है कि नहीं हम ये चीज़ नहीं किए हैं, तो कौन सा अवस्था में होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो पूछा गया है हमारा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे को दंड से बचने के लिए कौन सा नियमों का पालन करता है, वो कौन सा स्तर पे है। तो इसको हम लोग जानते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर के, जानते हैं क्या कहते हैं, जो पूर्व पारंपरिक स्तर में जो बच्चा होता है ना उस समय ये इस चीज़ को करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्व पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है, यानी प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो है हम यहाँ में से किसे मानेंगे, तो हम कौन, जीन पियाजे, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली का प्रयोग करते हुए सिद्धांत दिया था। स्किनर ने क्या दिया था, तो स्किनर ने कबूतर का प्रयोग करते हुए इन्होंने सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे अभी तो संज्ञानात्मक विकास देखे, और जॉन डीवी है, तो इसका जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में किसने कहा है, जनक किसे माना जाता है, तो जॉन डीवी को कहा जाता है। किनको, इनका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा के जनक के या तो पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुवृद्धि जो दूसरों के मूड और भावनाओं को समझने में मदद करती है क्या कहलाती है। यानी जो हावर्ड गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक थे, इस सब का आपको थ्योरी क्लास चैनल में मिल जाएगा, यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आपको ये जो सिद्धांत है सबका अलग अलग मत है कि उसने कितना दिया है, क्या क्या कहा है, सारा कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे और इसका जवाब भी देते जाएंगे। तो हावर्ड गार्डनर जो है उन्होंने ये जो भावनाओं को समझने में मदद करती है तो कौन सा कहलाती है, यानी कि उसमें मूड और भावनाओं को जो समझने, बच्चा का जो मानसिक जो उसमें क्या सोच रहा है, उसका हाव भाव क्या है, उसको हम लोग समझने के लिए तो कौन सा उसको हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग इंट्रापर्सनल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसका हम लोग इंट्रापर्सनल के नाम जानते हैं। उसका हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इसमें एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। अगर खुद में एक ये करता है, एक दूसरे को ऐसे करता है। ठीक है, इस तरीके का इसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो इसमें हमारा इसका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर व्यक्ति होता है, यानी कि इंटरपर्सनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। यानी कहने का मतलब है अभी जो NEP 2020 लगा है तब से, या तो फिर 1986 का NEP से ही हम लोग को किस तरह का शिक्षा देखने को मिला है, यानी कि NCA 5 के तब से ही तो हम लोग को अभी किस पे बल दिया जा रहा है, तो हम लोग को बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया जा रहा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की क्या भूमिका होती है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो होता है उसमें क्या भूमिका निभाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक कठोर प्रशासक के रूप में नहीं, आप एक शिक्षक होने के नाते कठोर प्रशासन बच्चों पे नहीं थोप सकते हैं। ठीक है, दूसरा है एक मार्गदर्शक और सुविधादाता के रूप में, जो ये तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर लग रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। केवल व्याख्यान देने के वाले नहीं, केवल व्याख्यान देने वाले में तो फिर गलत हो जाएगा। केवल व्याख्यान देगा तो फिर बच्चा का भी तो प्रतिक्रिया लेना पड़ेगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर ई भी गलत है। सूचनाओं को रटवाने के लिए, यानी सूचना अगर कोई चीज़ दिया है उसको हम बोलेंगे बच्चा तुम इसको देखो और पूरे रटो, इसको रट के आओ, याद करके आओ, तो फिर गलत हो जाएगा। इसमें तो फिर शिक्षक की ज़्यादा भूमिका ही नहीं रह जाएगी, उसको दबदबा हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा
कि एक मार्गदर्शक और सुविधादाता, कि बच्चों को क्या चीज़ चाहिए और किस दिशा में उसको शिक्षा देना है और क्या क्या उसको कठिनाई हो रही है उसमें उसको मदद करना। इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, यानी कि उनके भूमिका है शिक्षक की उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मानसिक आयु की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है। जो मानसिक आयु है यानी कि जो मेंटल एज एक अलग होता है और एक वास्तविक एक अलग होता है, तो उसमें से जो मानसिक आयु है उसका जो अवधारणा है वो किसने दी है। तो मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी है, तो बिने और साइमन ने दी है। किसने दी है, तो बिने और साइमन ने मानसिक आयु की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिने और साइमन हो जाएगा, यानी कि 8 का बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपको एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2023, एनईपी 2020, आपका जाके शिक्षा का अधिनियम, ये सब से लगे एनईपी 1986, ये सब से आपको कोठारी आयोग, ये सब से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप इस सब को भी आप तैयार करते रहिए, अपना नोट बनाते रहिए और उससे आपका तैयारी काफ़ी अच्छा होगा। जो कि आपको कभी भी क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा यहाँ से, तब आराम से जेटेट में इसका और सीटेट में इसका जवाब दे सकते हैं। बाकी भी और भी एग्जाम में इससे पूछा जाता है एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार तो बच्चा को सीखने का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो बच्चा का सीखने का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय होगा। दो ऑप्शन तो इसे ही देखने से लग रहा है कि निष्क्रिय तो कभी होना ही नहीं चाहिए, बच्चा सक्रिय रहेगा तब तो सीखेगा। और सामाजिक होना चाहिए, यानी बच्चा को सामाजिक रूप से सक्रिय होना चाहिए, तब जाके बच्चा आसानी से सीख पाएगा। तो इसका हम लोग का राइट आंसर किस में चल जाएगा, इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चा को सक्रिय होना पड़ेगा तब जाके बच्चा आसानी से सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, आरटीई 2009 में आया था। और ये लागू कब हुआ था, तो 2010 से लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 2010 में लागू हुआ था, जबकि आया कब था, 2009 से आया था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि शिक्षा का जो आरटीई जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, तो ये शायद अप्रैल, हाँ मे भी अप्रैल में ही, लेकिन इतना पता है कि 2010 में लागू हुआ था। बट ये अब एक बार सर्च कर लीजिएगा कि कौन सा महीना था वो चीज़। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा वर्ग के बच्चों के लिए ये सुनिश्चित करता है, यानी कि कितना साल के बच्चे तो इसमें आते हैं। तो इसमें हमारा आता है ऑप्शन नंबर बी। कितना आएगा, नहीं सॉरी, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि इसमें जो है 6 से 14 साल के बच्चों को है अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है, उसमें भी निःशुल्क शिक्षा के साथ में। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, यानी कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया है। तो 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया है, ऑप्शन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है, तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, सीखने का प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। यानी कहने का मतलब है कि गलती करो और सीखो, गलती करो और सीखो। कोई भी चीज़ को करते हैं तो गलती करो और सीखो, कौन सा दिया है, तो इसको किसने दिया है, तो 12 का हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक साहब। थॉर्नडाइक साहब किसने प्रयोग किया था, तो बिल्ली पे प्रयोग किया था। किसमें, एक बिल्ली थी, बिल्ली को पिंजरे में कैद कर दिया था और बाहर में एक मछली रख दिया था, और एक बिल्ली के अंदर, पिंजरे के अंदर में एक लीवर था। तो लीवर जैसे बिल्ली वहाँ पे टच करती थी तो जाके गेट खुलता था, तो जाके मछली खाती थी। तो ये है कि पहले गलती करो, तो गलती करती तो नहीं मिलता था खाना, जब सही करने लगी तो जाके गलती करते 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 सही की तो जाके उसको खाना मिलने लगा। तो इस तरह का इसका सिद्धांत है किनका, थॉर्नडाइक साहब का। ठीक है, तो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया है हमारा थॉर्नडाइक साहब ने। किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक साहब ने। और स्किनर किसने दिया, तो स्किनर ये कबूतर पे दिया है, जबकि पावलोव क्या दिया है, तो पावलोव कुत्ता पे दिया है, यानी कि लाट लाट टपकता था कुत्ता का, तो उस तरीके से
ये इनका सिद्धांत है। ये सब मैं सारे कुछ पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। आप अगर इस सब को पूरा डिटेल में जानना है तो आप थ्योरी क्लास देख सकते हैं, आपको चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है? यानी विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें कि हमको पूरा अच्छा उसमें अनुभव होता होगा, तब तो जाके सुनहरी अवस्था कहते हैं। इसमें एकदम पूरा मस्त मगन रहता होगा सब कोई। तो शैशवावस्था, तो शैशवावस्था में तो बालक तो छोटा सा रहता है, तो उसमें तो उसको कुछ पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। किशोरावस्था, किशोरावस्था तो पूरा एकदम क्या बोलते हैं, अंदर से पूरा आग जलते रहता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इसे करूँगा, इसे करूँगा, ये काम करूँगा, तो इसे करूँगा, इसे पढ़ूंगा। मतलब स्व में वो अपना पहचान खोजते रहता है। ये तो नहीं होगा। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में तो उधर बुढ़ारी में क्या करेगा वो, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बाल व्यवस्था। बाल व्यवस्था में क्या होता है, बच्चा एकदम मस्त मगन कहीं भी जाकर खेल खेल के एकदम आराम से रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता, बिना कुछ कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है, कब खा रहा है, बस खाना, खेलना, पढ़ना, यही रहता है। कोई कोई पढ़ता भी नहीं है, तो वो भी है, मत खेलो पढ़ो, बस घूरो फिरो, कोई ना काम का टेंशन ना कुछ टेंशन। सबसे मस्त अवस्था है बाल्यावस्था। इसलिए विकास की सुनहरी अवस्था किसको कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। और सबसे खतरनाक अवस्था कौन सा है, तो सबसे खतरनाक वाला है किशोरावस्था। जैसे किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, पूरा एकदम उधर अंदर से पूरा एकदम आग की तरह भड़कते रहेगा। कोई कुछ बोलेगा तो एकदम चिड़चिड़ा जाएगा, ये मुझे ऐसा काहे बोला, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, करेगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मचान, स्कॉफ फोल्डिंग, जिसको मचान या तो पाड इस तरह से बोला जाता है। तो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मचान शब्द का या तो स्कॉफ फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रूनर साहब ने किया था। किसने, ब्रूनर साहब ने किया था इससे इसका सबसे पहले प्रयोग। बात रहा कि वाइगोस्की और पियाजे, ये दोनों तो सेम है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा का कहने का मतलब वो समावेशी, मतलब सबको मिला जुला के शिक्षा देना है, तो यही ना इसका अर्थ का मतलब यही होता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या है, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। ना रे बाबा, खाली दिव्यांग बच्चों को पढ़ाओगे तो बाकी बच्चा कहाँ जाएगा, ये तो हमारा गलत हो गया। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो केवल जो होता है ना, केवल, ये खुद में नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक है, इसमें तो जाएगा ये, मतलब पूरा पूरी गलती होगा, कंफर्म है। केवल जहाँ आ गया मतलब गलत, तो ये तो नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बिना भेदभाव के पढ़ाना। तो ये तो कुछ हद तक ठीक लग रहा है। चलिए देखते हैं, अगला भी देख लेते हैं, अमीर बच्चों के लिए अलग स्कूल। अच्छा, ऐसा करेगा तो फिर गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, भूखे मरेगा, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अमीर बच्चों को अगर अकेले एक साइड पढ़ाएंगे तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा। अगला है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं। अगर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ही सिर्फ विशेष कक्षा दिए जाओगे तो मंद बुद्धि वाला बच्चा कहाँ जाएगा, तो सबको मिला के ना पढ़ाना है। तो फिर तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को एक ही कक्षा में बिना भेदभाव के पढ़ाना। इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी वर्ग का बच्चा है नीचे, मतलब पहले तो कहा जाता था कि कोई भी कास्ट डिवीजन में अगर नीचा जाति ऊंचा जाति कहता था, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट भी मान्यता है बहुत जगह पे। तो कोई भी वर्ग का बच्चा है सबको एक साथ एक क्लास में एक साथ में एक साथ बैठा के उसको पढ़ाना, उसको हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है। इसमें आप हॉल से याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा को हम हॉल में घुसा देंगे तो क्या करेगा, छटपटाने लगेगा पूरा एकदम कि ए इधर हो गया उधर हो, कौन हमको काहे बंद कर दिया। तो इसका मतलब याद करने का ट्रिक बता रहे हैं आपको, कि अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं कि तनाव और तूफान की अवस्था, तो अगर उसको एक हॉल में बंद कर देंगे तो क्या होगा, अकबका जाएगा ना। तो उसको इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टैनली हॉल। क्या हो जाएगा, तो स्टैनली हॉल इसका एकदम परफेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी कि किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा। तनाव और तूफान की अवस्था कहने का मतलब है कि जब बच्चा 11 साल 12 साल के बाद जब प्रवेश करता है, 13-14 साल में आता है, तो किशोरावस्था में आ जाता है। यानी 11-10 साल से ही शुरू हो जाता है। कोई कोई मानता है 10 से 19, कोई कोई मानता है 12 से 19, कोई मानता है 13 से 19। तो इस तरीके से सबका अलग अलग मानना है, लेकिन एटलीस्ट किशोरावस्था वही होता है। उसमें क्या है, बच्चा खुद की पहचान देगा,
मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कोई कुछ बोलेगा तो चिड़चिड़ा जाएगा, वो खुद में ही सो रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है, दोस्तों का ही सलाह लेगा। माँ बाप कुछ बोलेगा तो पूरा एकदम चिड़चिड़ा जाएगा। तो इस तरीके का होता है किशोरावस्था में, इसलिए उसको क्या कहा गया है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। तो ये किसने कहा था, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि बच्चा को क्या करना है, एक हॉल में बंद कर देना है। तो हॉल में बंद करेगा तो क्या होगा, बच्चा एकदम चिड़चिड़ा जाएगा। इसीलिए इसका याद करने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है स्टैनली हॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टैनली हॉल इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर आधारित है। यानी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ऑपरेशनल कंडीशनिंग सिद्धांत, वो किसने दिया है। तो इसका दिया होगा, उद्दीपन वाला है कहीं पे 17 का पुनर्बलन वाला होगा, रेनफोर्समेंट वाला। तो पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है, तो सिद्धांत किस पर आधारित है, तो पुनर्बलन पे आधारित है। किस पे है, तो पुनर्बलन पे आधारित है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो इसका आईक्यू कितना होगा। तो आईक्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग का एक आता है कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों का हम लोग को निकालना रहता है। इसको फॉर्मूला होता है, उसके ज़रिए तो जाके इसका राइट आंसर आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो आयु है उसका मानसिक आयु है और वास्तविक आयु है, और उसको अगर 100 से भागा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा इसका। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 120 आएगा। कितना आएगा, यानी उसका कितना आईक्यू कितना है, तो 120 है। यानी कि 1 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु और 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक, एक को 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, यानी कि 10 वर्ष का बच्चा है और उसका मानसिक आयु कितना है, तो 12 वर्ष है। तो यही होता है, एक 12 वर्ष को 10 से भागा दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 120 आईक्यू लेवल इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी सतत और व्यापक, सतत मतलब क्या होगा, लगातार। मूल्यांकन मतलब क्या होगा, अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना। तो इसको कहने का मतलब है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों को फेल करना, नहीं, बच्चों को क्या फेल करेंगे, बच्चों को तो पास करना है ना। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, हाँ ये बिल्कुल सही है। केवल परीक्षा लेना नहीं, परीक्षा रटने पर क्षमता का पैमाना नहीं, केवल रटाना थोड़ी है, बच्चे को सिखाना है, समझाना है। कि इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, क्या, तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। लेकिन लगातार मूल्यांकन करना है। अगर कुछ पढ़ाएं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वहीं से मूल्यांकन करें, फिर पूछें कि बाबू क्या दिक्कत है, फिर उसको फिर से बताएं। तो ये हमारा क्या होगा, उस समय मूल्यांकन किए, फिर उसको सतत तरीके से फिर आगे बताएं, फिर तो लगातार करते रहना है, एक बार नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक साहब जो थे, थॉर्नडाइक साहब सीखने के कितने मुख्य नियम दिए थे। थॉर्नडाइक साहब जो सीखने के कितने मुख्य नियम दिए थे, तो उन्होंने सीखने के मुख्य नियम कितने दिए थे, तो 3 दिए थे। कितना दिए थे, तो 3 मुख्य नियम दिए थे सीखने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, यानी वो प्रयोग कर करके सिखाते होंगे, उनको क्या कहते हैं। तो वही उनका नाम हम लोग को जानना है। तो प्रयोगात्मक यानी कोई भी चीज़ प्रयोग करने के मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है ऑप्शन में, हाँ जी बिल्कुल है। तो विलियम वुंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फैक्ट है, सबको याद रखना पड़ेगा, सिद्धांत से दिया हुआ है। अगला है, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। यानी व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं, यानी व्यवहारवाद मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो हमारा माने जाते हैं ऑप्शन नंबर
बी जे.बी. वाटसन। कौन माने जाते हैं? तो जे.बी. वाटसन साहब व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित सोच किस अवस्था में पाई जाती है? यानी खुद में वो सोचता है, तो उसमें कहाँ पाई जाती है? तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित सोच कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारा पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यानी कहने का मतलब है कि जो बच्चा जो है जिस समय खेल रहा होता है तो कोई भी चीज़ को देखता है तो आंतरिक जो बातें करता है ना, खुद से कोई सामान को लेके कुछ चीज़ देखता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे करेंगे, ये गाड़ी है, वो है, तो इस तरीके का अपने में खुद में बात करते रहता है, अहम केंद्रित बात इस तरह का, उसी को हम लोग कहते हैं कि अहम केंद्रित सोच। या तो फिर इस तरह का भी इसमें होता है कि अगर कोई उसका बच्चा है, उसका भाई है, अगर उसका भाई उसका गोदी में बैठ गया तो क्या बोलेगा कि नहीं मेरा, हम बैठेंगे दादी के गोदी में या हम बैठेंगे मम्मी की गोदी में, और किसी को बैठने नहीं देगा, मतलब वो सिर्फ मेरा है, इस तरह का वो चाहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सीखने का अंतर्दृष्टीय सिद्धांत। यानी सीखने का अंतर्दृष्टीय सिद्धांत किसने दिया है? यानी सीखने का अंतर्दृष्टीय सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर साहब ने दिया है। किसने दिया है? तो कोहलर साहब ने सीखने का अंतर्दृष्टीय सिद्धांत दिया है। अगर आप सबों को ये सब जो शिक्षा का सिद्धांत है इस सब के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो आप लोग इसमें वीडियो आपको मिलेगा, आप वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये सब मैं पूरा एकदम थ्योरी पूरा डिटेल वे में पूरा पढ़ाया हुआ हूँ। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा? तो कोहलर साहब ने इसका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? यानी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक साहब ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा की ढांचा कैसी होनी चाहिए? NEP 2020 के अनुसार शिक्षा की ढांचा कैसी होनी चाहिए? तो 5+3+3+4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5+3+3+4। पहले क्या था? यानी कोठारी आयोग के समय से 10+2, पहले क्या था? 10+2 था, लेकिन इसको बदलाव करके क्या कर दिया गया है? यानी कि 5+3+3+4। इसका कहने का मतलब है कि बच्चा जो है एक क्लास से पहले ही, यानी 2 क्लास से लेकर नर्सरी तक में ही इसका हो जाना चाहिए 5 साल, यानी कि 2 साल 1 और 2 हो गया, और उससे पहले ही 3 साल, यानी कि नर्सरी हो गया, LKG UKG सब जो पढ़ता है ना, तो उधर ही 3 हो गया, इधर 2 हो गया, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 साल हो गया कंप्लीट। इसके बाद कहाँ जाएगा? तीसरा में, तो तीसरा चौथा और पाँचवा, कितना? तीसरा चौथा और पाँचवा में ये तीसरा हो गया, फिर जाकर कितना होगा? पाँचवा के बाद छठा सातवां आठवां में ही हो गया। इसके बाद 2 साल हो गया 9 और 10 में, और 2 साल हो गया 11 और 12 में। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चा, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछा गया था कि हमारा इसका अभी नया जो ढांचा दिया गया है वो क्या दिया गया। तो 5+3+3+4 इसका नया ढांचा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट यानी कि किस वर्ष संसद में पारित हुआ था? यानी 27 का, यानी संसद में पारित कब हुआ था? तो संसद में पारित हुआ था, इसका आंसर आ चुका था। मैं एक क्वेश्चन और भी पहले था तो उसको हम लोग जवाब दे दिए थे। यानी कि 2009 में संसद में अधिनियम पारित हुआ था, जबकि ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 2010 में। कब हुआ था लागू? तो लागू हुआ था 2010 में, और अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल बने फायर मोटर स्किल है? यानी इसमें से जो कौन सा है, जो बच्चा जो है कोई भी चीज़ को पकड़ के या फिर ये करके देखता है, लिखता है, इस तरीके का। यानी कि लिखने का मतलब अगर पेन है तो पेन को अगर हम पकड़ेंगे ना तो पूरा एकदम, ये पेन है तो बच्चा कोई भी पकड़ेगा तो इसको फाइन मोटर स्किल यह चीज़ बोलते हैं। अगर पकड़ा तो पूरा हाथ लगा के पकड़ेगा इस तरह से, ऐसे मुट्ठी जो बांध के। जबकि धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग कहाँ पकड़ते हैं? हम लोग तो यहाँ पकड़ते हैं एकदम पूरा एकदम कोने में, एकदम नीचे साइड में। बच्चा क्या कहेगा? पूरा एकदम इस तरह हाथ लगा देगा, पूरे हाथ से पकड़ेगा, इस तरह से घुमाएगा, गोल गोल अंडा।
इस तरीके का। तो हम लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लिखने से है, किससे है, तो लिखने से, यानी कि इसका फाइन मोटर स्किल यानी कि पूरा लिखने से इसका राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, स्किनर ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया था। तो स्किनर ने अपना प्रयोग कौन सा जानवर पे किया था, तो वही इसका क्वेश्चन है। तो वो चूहा और कबूतर पे किया था। किसने किया था, स्किनर का जो सिद्धांत है मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा डिटेल से, आपको इसको जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, कुत्ता पे किसने किया था, तो पावलाव ने किया था। थॉर्नडाइक ने किसने किया था, तो बिल्ली पे किया था। ये सब सारे कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा एक एक करके, सभी सिद्धांत को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मतलब कि कैटेगराइज करके, मतलब जो एक दिया है तो एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी ने किस पर बल दिया है। यानी प्रगतिशील शिक्षा पे जॉन डीवी ने किस पर बल दिया है, तो रटने पर। तो ये तो बिल्कुल ना होगा, बच्चों को रटाना थोड़ी है। शिक्षा के उद्देश्यों पर, अच्छा शिक्षक के उपदेशों पर, सॉरी शिक्षक के उपदेशों पर नहीं, शिक्षक सिर्फ उपदेश देगा तो फिर बच्चा खाली उपदेश सुनने थोड़ी गया है वहाँ पे। अगला है परीक्षा में अंक लाने पर, नहीं परीक्षा में अंक लाएगा बच्चा कुछ जानबे नहीं करेगा, परीक्षा में इतना अंक लाएगा तो फिर क्या मतलब रह गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी करके सीखने पर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पे जोर दिया है किसने, जॉन डीवी ने। ठीक है, तो इसका इसलिए मैं अभी नहीं बताया था कि उसको इस जॉन डीवी के बारे में पहले भी आया था, तो उसके लिए इसलिए मैं इसी क्वेश्चन के लिए मैं इस चीज़ को बचा कर रखा था कि करके सीखने पे जोर किसने दिया, तो जॉन डीवी पे, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन था। तो फिर वो बताया था, तो फिर यहाँ मज़ा थोड़ी आता बताने में। तो ये रहा आज का 30 क्वेश्चन का सेट। मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है पूनम एकेडमी, जहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका जो सीटेट जेटेट झारखंड जेटेट का एग्ज़ाम है, उसमें आप अपने तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। तो और भी मैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेके बहुत जल्द आने वाला हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम से पहले आपको काफ़ी तरह तैयारी करा दिया जाएगा, ताकि आपसे कोई भी सीडीपी से क्वेश्चन नहीं छूटे, और सारे कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट को भी मैं बीच बीच में एकदम डील करके समझाते चला जाऊंगा, ताकि आप उसको नोट करके लिख सकते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके आप अपने मस्तिष्क में उतार सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।